आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 के अंदर चैप्टर 2 हमारे जो एसिड बेस और साल्ट यानी कि अम्ल, क्षार और लवण के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं एसिड्स क्या है यानी कि अम्ल क्या है। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, यानी कि वे सभी पदार्थ या एसिड होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, सोर होते हैं। एंड दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, यानी कि ये ब्लू लिटमस पेपर इनमें डालेंगे तो रेड रंग में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे एसिटिक एसिड जो है यानी कि विनेगार, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। अगला देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। ये सब किसके एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं हम? एसिड के एग्जाम्पल्स। अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको गंधक का अम्ल भी कहते हैं अपन, H2SO4। अगला है नाइट्रिक एसिड, जिसको शोरे का अम्ल कहते हैं अपन, HNO3। अगला है फार्मिक एसिड, आंट बाइट यानी कि चींटी के डंक के अंदर HCOOH, आंट बाइट अंदर फार्मिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड COOH होल के अंदर, और ट्वाइस ये टमाटर के अंदर, टोमेटो के अंदर होता है। टार्ट्रिक एसिड यानी कि टेमरिन यानी इमली के अंदर, ग्रेप्स के अंदर खट्टापन होता है इमली का, ये टार्ट्रिक एसिड के कारण होता है। और लैक्टिक एसिड मिल्क और कर्ड यानी कि दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। मेलिक एसिड एप्पल्स के अंदर होता है। और सिट्रिक एसिड नींबू, जो खट्टे फल होते हैं उनके अंदर, नींबू, संतरा वगैरह। और फ्यूमेरिक एसिड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स क्या होते हैं? स्वाद में सोर होते हैं यानी कि खट्टे होते हैं, और ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए बेसेस यानी कि क्षार क्या है। तो देखिए बेसेस आर बीटर इन टेस्ट, यानी कि स्वाद में कड़वे होते हैं, बीटर होते हैं। बेसेस आर लाइक सोपी इन टच, जब हम इनको टच करेंगे तो साबुन जैसे चिकने होते हैं, यानी कि साबुन की तरह होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू कलर, ये क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर जब इसमें डिप करते हैं हम बेस के अंदर, तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू रंग में बदल देते हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल ऑफ बेसेस। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH बेस का एग्जाम्पल है, जिसको सामान्य हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग हम साबुन बनाने में भी करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH ट्वाइज, ये लाइम वाटर होता है यानी कि चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एंटी एसिडिटी के रूप में काम में लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि AlOH थ्राइज, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड यानी कि LiOH। इसी तरह से जिंक हाइड्रोक्साइड यानी कि ZnOH ट्वाइज। ये सब किसके एग्जाम्पल है? ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ बेसेस। देखिए इंडिकेटर्स क्या है, सूचक क्या है, यानी कि इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस विच गिव डिफरेंट कलर इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि ये इंडिकेटर्स वे पदार्थ होते हैं जो सूचना करते हैं, डिफरेंट कलर देते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर, कलर बदल के, रंग बदल के सूचना देते हैं। जैसे देखिए नेचुरल इंडिकेटर्स यानी कि जो नेचर से प्राप्त होते हैं हमें, टेमरिक यानी कि टर्मरिक यानी कि हमारी हल्दी की बात करते हैं, तो ये भी जब हमारे जो साबुन हल्दी के कहीं मान लीजिए निशान पड़ जाते हैं या हल्दी गिर जाती है हमारे कपड़ों पर, तब हम अगर साबुन से उसको धोएं तो हमारा जो कलर आ जाता है रेड कलर आ जाता है। तो ये क्या है? नेचुरल जो इंडिकेटर्स का एग्जांपल्स है। कलर पेटल्स ऑफ सम फ्लावर, जैसे गुड़हल के पेटल्स हैं, यानी कि जो पेटल्स जो होते हैं कलर्ड होते हैं जो फ्लावर्स के, वो भी नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल है। रेड कैबेज यानी कि जो लाल रंग की जो बंद गोभी होती है वो। लिटमस यानी कि लिटमस क्या है? एक प्रकार का लाइकेन है, लाइकेन का एक्सट्रैक्ट है जो कि पर्पल कलर का होता है। और लाइकेन क्या है? लाइकेन होता है एल्गी और प्लस फंगी का मिश्रण होता है। एल्गी और फंगी से बनता है, क्या बनता है? लाइकेन। लाइकेन जिसको हम बोलते हैं शेक, यानी कि शैवाल और कवक का सम्मिलित रूप होता है। अब देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर्स यानी कि ऐसे इंडिकेटर्स जो मानव द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये संश्लेषित सूचक यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अगला है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिसको गंधी सूचक यानी कि जो गंध बदल के सूचना देते हैं वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाते हैं। विच सब्सटेंस दे हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, यानी कि
एसिड और बेस सॉल्यूशन में डिफरेंट गंध देते हैं। फॉर एग्जांपल वनीला इसेंस हैज कैरेक्टरिस्टिक प्लीजेंट स्मेल इन एसिड, यानी कि वनीला की जो गंध है एसिड के साथ सुहावनी गंध आती है। लेकिन देखिए सॉल्यूशंस एंड नो स्मेल इज इन एल्कली सॉल्यूशन, यानी कि जो क्षारीय सॉल्यूशन है एल्कली सॉल्यूशन यानी बेसिक सॉल्यूशन के साथ ये कोई भी स्मेल नहीं देता है वनीला, लेकिन एसिड के साथ प्लीजेंट गंध देता है। इसी तरह से ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर्स को एग्जांपल से ओनियन यानी कि प्याज, इसके अलावा क्लोव यानी कि लौंग, ये भी इसके एग्जांपल है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के। अब नेक्स्ट देखिए एसिड्स और बेसेस रिएक्ट विद मेटल, यानी कि एसिड और बेस जब बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो देखिए एक अपने एक डायग्राम्स बना रखा है, इसमें प्रैक्टिकली बता रखा है। हम क्या लेंगे, जिंक चूर्ण लेंगे और डाइल्यूट H2SO4 इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। जब जिंक और डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट तनु H2SO4 की क्रिया हम जिंक के चूर्ण के साथ क्रिया करेंगे, जिंक धातु के साथ क्रिया करेंगे, तो देखिए ये एसिड है और ये मेटल है, तो ये क्या बनाता है, देखिए इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बन जाता है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है बबल्स की फॉर्म में। ये हाइड्रोजन गैस डिलीवरी ट्यूब्स की सहायता से यहाँ सोप के सॉल्यूशन में आती है और यहाँ हाइड्रोजन गैस बबल्स के रूप में ऊपर उठती है। सोपी सॉल्यूशन क्या करता है, बबल्स डेवलप्ड करने में हेल्प करता है। जब ये हाइड्रोजन के बबल्स को हम जलती हुई या बर्निंग कैंडल ले जाएंगे इसके पास में, तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये बर्न होता है, हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड। कौन से साउंड के साथ, पॉप साउंड। तो हाइड्रोजन गैस के पास जब हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो वो पॉप साउंड क्रिएट करती है। इस रिएक्शन से हमें पता चला, क्या पता चला कि जो कोई भी मेटल जो होता है जब एसिड के साथ क्रिया करता है तो यहाँ बन जाता है साल्ट, और कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो देखिए H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक का जो चूर्ण यानी कि जिंक मेटल क्या बना रहा है यहाँ पे, साल्ट के रूप में क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट ये क्या है, जिंक सल्फेट, और कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन। तो ये क्या है, हाइड्रोजन। तो इस प्रकार इससे हमने क्या समझा कि जैसे जनरली ऑल एसिड्स रिएक्ट विद मेटल, यानी कि जितने भी एसिड्स होते हैं मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म क्या बनाते हैं, साल्ट, यानी कि एक तो साल्ट बनाते हैं और रिलीज्ड हाइड्रोजन गैस। और कौन सी गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। देखिए और भी एग्जांपल्स है हमारे पास। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एल्यूमिनियम के साथ क्रिया कर रहा है तो बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहा है। इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के साथ क्रिया करेगा तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक मैग्नीशियम के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन देगा। इसी तरह से कोई से भी हम अगर एसिड लेते हैं, चाहे नाइट्रिक एसिड लो, सल्फ्यूरिक एसिड लो या एसिटिक एसिड लो, या कोई से भी अगर आप एसिड लेंगे तो वो सभी एसिड मेटल के साथ क्रिया करके हमेशा साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो एसिड्स जितने भी होते हैं मेटल के साथ क्रिया करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अब देखिए अब बेस की बात करते हैं कि बेस मेटल के साथ क्रिया करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन देखिए NaOH जो कि एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का बेस है, इसकी जिंक चूर्ण के साथ क्रिया हम करवा रहे हैं तो ये बनाता है सोडियम जिंकेट यानी कि Na2ZnO2, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन। तो यानी कि इस रिएक्शन से हमें क्या पता चला कि जो बेसेस जो होते हैं वो भी मेटल के साथ क्रिया करके बेस साल्ट यानी कि सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो देखिए ऑल बेसेस आर नॉट रिएक्ट विद मेटल, सभी बेसेस मेटल के साथ क्रिया नहीं करते हैं, बट सम बेसेस, लेकिन कुछ बेसेस जैसे NaOH है, KOH है, ये जो सम बेसेस रिएक्ट विद मेटल, लेकिन कुछ बेसेस मेटल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उन तक पहुंचाने में हेल्प कीजिए। थैंक्स, आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 के अंदर चैप्टर 2 एसिड और बेस के अंदर महत्वपूर्ण जो रिएक्शन है उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद मेटल। तो जितने भी एसिड्स होते हैं बेसेस के साथ क्रिया करके, एसिड्स और बेसेस जो मेटल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो देखिए
एसिड सल्फ्यूरिक एसिड जब जिंक के साथ क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस देता है, यानी कि जिंक सल्फेट क्या है, एक प्रकार का साल्ट है। तो यानी कि ये क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। देखिए एक अपना एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे, यहाँ हमने जिंक लिया और सल्फ्यूरिक एसिड लिया, तो जब दोनों क्रिया करेंगे तो यहाँ बनेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और हाइड्रोजन गैस जब सोप सॉल्यूशन में हम इसको डालते हैं तो ये बाहर निकलती है, और जब जलती हुई मोमबत्ती यानी कि बर्निंग कैंडल इसके पास ले जाते हैं तो ये पॉप साउंड्स सेक्रेट करती है, पॉप साउंड के साथ जलती है। तो जो भी जनरली हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ क्रिया करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अब देखिए ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का साल्ट है। इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के साथ क्रिया करके, जिंक मेटल के साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस दे रहा है, तो जिंक क्लोराइड भी एक प्रकार का क्या है, साल्ट है। इस तरह से HCl Mg के साथ जब क्रिया कर रहा है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है, ये भी साल्ट है। तो हम कह सकते हैं कि एसिड मेटल के साथ क्रिया करके साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो जनरली ऑल एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, नेक्स्ट देखिए अब बेस की बात करते हैं। बेस जब मेटल के साथ क्रिया करता है तो वो भी साल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन सभी बेस जो होते हैं वो मेटल के साथ क्रिया नहीं करते हैं। देखिए कुछ बेस जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक चूर्ण के साथ या जिंक के साथ क्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ऑल बेसेस आर नॉट रिएक्ट विद मेटल बट सम बेसेस आर रिएक्ट विद मेटल एंड टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यानी कि सभी बेस तो मेटल के साथ क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये मेटल के साथ क्रिया करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जैसे इसके साथ सोडियम जिंकेट बना Na2ZnO2। अब देखिए आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है, दूसरी वाली जो रिएक्शन है, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि जो हाइड्रोजन कार्बोनेट और जो मेटल के जो कार्बोनेट होते हैं उनके साथ एसिड क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो देखिए कोई भी मेटल के साथ अगर CO3 जुड़ रहा है तो वो मेटल का कार्बोनेट है। जैसे अगर अपन बात करें तो Na2CO3 ये एक प्रकार का मेटल का कार्बोनेट है। जैसे MgCO3 है तो ये भी मेटल का कार्बोनेट है। देखिए यहाँ पे कार्बोनेट की वैलेंसी जो है -2 है। इस तरह से मेटल के साथ अगर कोई भी HCO3 जुड़ रहा है तो मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जैसे मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ NaHCO3 ये भी मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जैसे पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो आप समझ गए होंगे मेटल का कार्बोनेट और मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है। अब देखिए मेटल क्या है, कोई सी भी मेटल हो सकती है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, कॉपर, लेड, सिल्वर, ओरम, ये कोई सी भी मेटल हो सकती है यहाँ आगे। और इसके साथ अगर CO3 जुड़ रहा है तो वो मेटल का कार्बोनेट है, और HCO3 जुड़ रहा है तो मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब देखिए ये जो एसिड है मेटल के कार्बोनेट के साथ यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब क्रिया करती है तो 2NaCl यानी कि साल्ट बनाती है, सोडियम क्लोराइड बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज करती है। इस तरह से मेटल ये जो देखिए एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या बना रही है, इसका Na और इसका Cl बन रहा है NaCl, इसका CO2 अलग होगा और एक O जो बचा है इसका H और H यानी कि H2 और O। तो यानी कि क्या हुआ, मेटल के कार्बोनेट और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। अब देखिए जो अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड की हमें पहचान करनी है, इसका टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने जो मेटल का कार्बोनेट है उसकी एसिड के साथ क्रिया कराई तो देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसको लाइम वाटर के अंदर यानी कि चूने के पानी के अंदर हम प्रोवाइड करेंगे, पास्ड करेंगे तो क्या बन जाता है, देखिए ऑन पासिंग CO2 गैस थ्रू लाइम वाटर, तो लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें प्रोवाइड करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर अलग बनता है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर में और अधिक देर तक हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर में और अधिक देर तक यानी कि पास्ड एक्सेस CO2 इन टेस्ट ट्यूब में एक्सेस CO2 प्रोवाइड करेंगे तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि
सोल्यूबल इन वाटर, ये क्या हो जाता है, वाटर के साथ सोल्यूबल हो जाता है। देखिए कैल्शियम जो कार्बोनेट है ये इनसोल्यूबल था, वाइट प्रेसिपिटेट तो था लेकिन ये घुल नहीं रहा था किसके साथ, वाटर के साथ, लेकिन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करने पर ये पानी के साथ डिजोल्व हो जाता है, क्योंकि अब क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, CaHCO3 ट्वाइस एक, यानी कि क्या बन गया यहाँ पर, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि एसिड मेटल के कार्बोनेट और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, CO2, साल्ट और। अब देखिए मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ क्रिया होती है तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निर्माण होता है, ये प्रोडक्ट के रूप में और ये रिएक्टेंट के रूप में होते हैं। अब देखिए तीसरी रिएक्शन, यह भी महत्वपूर्ण है, रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेस विद ईच अदर, यानी कि एसिड और बेस दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो देखिए एसिड्स प्लस बेस बराबर साल्ट प्लस वाटर, यानी कि एसिड्स लेंगे अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेसिस हमने NaOH लिया तो क्या बना NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर यानी कि H2O। देखिए एसिड जब बेस के साथ क्रिया करता है तो साल्ट बनाता है और ये एक प्रकार की न्यूट्रल बनाता है, इसलिए इस प्रकार की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो देखिए द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड्स एंड ए बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, यानी कि इसमें क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। दिस रिएक्शन इज नॉन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि एसिड जिसमें एसिडिक बिहेवियर है, बेस जिसमें बेसिक नेचर है, दोनों रिएक्शन करेंगे तो साल्ट बनेगा, यानी कि वो न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अगला देखिए चौथी रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कि मान लिया सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड, तो जब मेटेलिक ऑक्साइड वाटर के साथ डिजोल्व होते हैं तो क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। तो यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक नेचर का, जैसे सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ डिजोल्व होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर का। तो देखिए जब मेटल के ऑक्साइड जब एसिड के साथ क्रिया करते हैं तो साल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, यानी कि जो मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के हैं, बेसिक नेचर के। तो बेस प्लस एसिड बराबर क्या बना, साल्ट और प्लस वाटर, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की अगर सोचें तो ये किसके समान बिहेवियर कर रहे हैं, बेसिक नेचर के समान, यानी कि बेस एसिड साल्ट वाटर। तो देखिए जिंक ऑक्साइड ये भी एक प्रकार का क्या है, मेटल का ऑक्साइड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो जिंक नाइट्रेट बन रहा है जो कि एक प्रकार का साल्ट है प्लस वाटर। एक और रिएक्शन देखिए जिंक ऑक्साइड यानी कि मेटल का ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ क्रिया करता है, जिंक सल्फेट प्लस वाटर बना रहा है, यानी कि ये तीनों रिएक्शन में क्या हो रहा है, मेटल के ऑक्साइड एसिड के साथ क्रिया करते हैं तो साल्ट प्लस वाटर देते हैं। तो देखिए व्हेन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इसमें क्या हो रहा है, जनरली मेटेलिक ऑक्साइड हैव बेसिक इन नेचर, यानी कि इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। किसका, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड हैं, चाहे मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो, चाहे कैल्शियम का ऑक्साइड हो, चाहे सोडियम का ऑक्साइड हो, चाहे पोटेशियम का ऑक्साइड हो, चाहे आयरन का ऑक्साइड हो, चाहे जिंक का ऑक्साइड हो। तो देखिए अब पांचवी रिएक्शन अपनी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसेस। तो नॉन मेटल कौन कौन से हैं, नॉन मेटल आपके नाइट्रोजन है, सल्फर है ना, तो ये नाइट्रोजन और सल्फर यानी इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये जितने भी होते हैं जब ये वाटर के साथ क्रिया करते हैं तो एज एसिड बनाते हैं, तो इनका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर का होता है। तो देखिए ये नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जब बेस के साथ क्रिया करते हैं तो साल्ट और वाटर देते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए इनको एसिड प्लस बेस बराबर साल्ट प्लस वाटर, यानी कि इनका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर का। किनका, नॉन मेटल के ऑक्साइड। नॉन मेटल के ऑक्साइड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, यानी कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब क्या है, ये सब एसिडिक नेचर के होते हैं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaOH बराबर सोडियम कार्बोनेट जो कि एक प्रकार का साल्ट है प्लस वाटर। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर के साथ क्रिया कर रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है प्लस वाटर दे रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रकार का क्या है,
ये भी एक प्रकार का क्या है, सॉल्ट है। इस तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड NaOH के साथ क्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, Na2SO3, तो ये एक और यहाँ के तो सोडियम सल्फेट बन रहा है जो कि एक प्रकार का क्या है, सॉल्ट है प्लस वाटर दे रहा है। तो देखिए व्हेन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर रिएक्ट विद बेसेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, जनरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, यानी कि जो मेटल के ऑक्साइड आपको ध्यान रखना है वो बेसिक नेचर के होते हैं, जबकि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो कृपया करके लाइक कीजिए, आपके जो जितने भी फ्रेंड्स हैं जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारा जो चैप्टर 2 एसिड बेस और साल्ट है उसमें हम बहुत सारी बातें या बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर से जो कंटेंट्स है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो बेस और जो हमारे जो एसिड हैं उनमें जो स्ट्रॉन्ग और वीक किसे कहते हैं। तो देखिए वे एसिड जो अपने जो सॉल्यूशंस के अंदर या वाटर के साथ हाई अमाउंट में H+ आयन रिलीज करते हैं वे कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जबकि जो लो अमाउंट में यानी उनका आयनीकरण यानी कि उनका डिवीजन लो अमाउंट में होता है वो कहलाते हैं वीक। ऐसे ही बेस के अंदर भी होता है, ऑल द एसिड्स आर गिव H+ आयंस और ऑल द बेसेस आर गिव OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन। देखिए स्ट्रॉन्ग जो हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले हम बेस की बात करते हैं तो बेस के एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस का उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, जबकि वीक बेस के एग्जाम्पल हैं, वीक बेस के आपके एग्जाम्पल हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस के एग्जाम्पल है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग बेस गिव मोर हाइड्रोक्साइड आयन देन वीक बेस। जो स्ट्रॉन्ग जो बेस होते हैं वो वीक बेस की तुलना में मोर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर। नेक्स्ट देखिए एसिड की बात करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या रहेंगे, मोर H+ आयन देंगे और ये जो है ये लेस H+ आयन देंगे। देखिए HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार से जो वीक एसिड हैं जो लेस मात्रा में हाइड्रोनियन आयन देते हैं या H+ आयन देते हैं, जैसे एसिटिक एसिड जो कि विनेगार के अंदर होता है, फार्मिक एसिड HCOOH, इसके अलावा जो COOH होल ट्वाइज यानी कि ऑक्जेलिक एसिड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब वीक एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए अगला अपना कंटेंट आता है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेस हैव इन कॉमन। सभी एसिड और बेस में क्या चीज कॉमन है, क्या कॉमन है। तो मैंने पहले ही बताया कि जो एसिड्स होते हैं सब H+ आयन रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, जबकि जितने भी बेसेस होते हैं ऑल आर द गिव हाइड्रोक्साइड यानी कि OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए एसिड्स के एग्जांपल्स देखिए HNO3 नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फार्मिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। इस तरह से बेसेस के एग्जांपल देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड लेड हाइड्रोक्साइड। ये सब किसके एग्जांपल हैं, ये वाले बेस के हैं और ये सब एसिड के एग्जांपल। अब देखिए कॉमन इन ऑल एसिड, सारे एसिड्स में क्या कॉमन है। देखिए एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड और अगला है फार्मिक एसिड। ये इसका डिवीजन होगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये टूटेगा H+ और Cl- में, तो इसका Cl- है एनायन और केटायन यानी कि धनायन केटायन कहलाते हैं, जबकि एनायन ऋणायन कहलाते हैं। H2SO4 टूटेगा 2H+ में और SO4- में HNO3 टूटेगा H+ और NO3- में। इस तरह से एसिटिक एसिड टूटेगा CH3COO- और H+ में। इस तरह से ये टूटेगा HCOO- और H+ में। तो देखिए हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये सभी क्या दे रहे हैं, H+ आयन रिलीज कर रहे हैं, यानी कि जितने भी एसिड होते हैं वो H+ आयन रिलीज करते हैं। तो एसिडिक बिहेवियर किसकी वजह से हो रहा है, H+ आयनों की वजह से। तो क्या कॉमन है ऑल एसिड्स में, कॉमन क्या निकल के आई, H+ आयन, यानी कि सभी H+ आयन देते हैं। तो देखिए ऑल एसिड्स आर ऑलवेज गिव्स H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन। अब देखिए कॉमन इन बेस, बेस में क्या चीज कॉमन है। तो देखिए बेस एनायन यानी कि ऋणायन, केटायन यानी कि धनायन।
तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जब इनका ब्रेकडाउन होगा तो NaOH किस में टूटेगा, Na+ और OH- में। इस तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K+ और OH- में। इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca+2 और 2OH- में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4+ और OH- में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg+2 और 2OH- में। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al+3 और 3OH- में। अब देखिए ये सब क्या दे रहे हैं, ये OH- आयन दे रहे हैं। तो बेसिक बिहेवियर किसकी वजह से हो रहा है, OH- आयन्स की वजह से, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से। इनके ये सब केटायन है, इनका जो ब्रेकडाउन होता है, जैसे NaOH जब टूटेगा तो NaOH टूटता है Na+ और OH- में, यानी कि जितने भी बेस होते हैं इस तरह से ब्रेकडाउन होते हैं अपने केटायन और एनायन में। तो देखिए ऑल बेसिस इज ऑलवेज गिवन OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन, यानी जितने भी बेस होते हैं उनमें एक चीज कॉमन है कि वो सब हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जबकि जितने भी एसिड होते हैं वो सब H+ आयन देते हैं। और H+ आयनों के कारण ही एसिडिटी का बिहेवियर होता है, जबकि OH- आयन की वजह से ही बेसिसिटी यानी कि क्षारकता का बिहेवियर करते हैं। अब देखिए व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। देखिए वाटर सॉल्यूशन में एसिड और बेस के अंदर क्या होता है, देखिए एसिड H+ जब इसको वाटर के साथ डिसोल्व करेंगे तो इसमें क्या होता है, ये HCl किस में टूटेगा, H+ और Cl- में। इसका H+ H2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लगा, H3O+, जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोनियन आयन, और Cl- अलग हो जाएगा। देखिए H+ इसका और H2O यानी कि H3O+ हाइड्रोनियन आयन बना लेता। अब बेस की बात करते हैं अपन, यानी कि क्षार की बात कर रहे हैं अपन। तो देखिए ये अम्ल की बात थी, अब क्षार की बात करें, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनको वाटर के साथ डिसोल्व करेंगे, ये किसमें टूटेंगे, Na+ यानी कि इनकी केटायन और इनके एनायन यानी कि OH- आयन। यानी कि ये सभी कौन सा आयन दे रहे हैं, ये सभी आपको दे रहे हैं OH- आयन। ओके, तो जितने भी एसिड जो होते हैं वो H3O+ के रूप में मौजूद होते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अब नेक्स्ट देखिए, बेसेस जनरेट OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। वाटर के साथ जितने भी बेस होते हैं OH- आयन देते हैं। बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली, यानी कि जितने भी बेसेस होते हैं जो पानी के साथ डिसोल्व हो जाते हैं सोल्यूबल इन वाटर, वो कहलाते हैं एल्कली। और एल्कली के एग्जाम्पल है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये वे क्षारक होते हैं जो पानी के साथ घुल जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एल्कली या क्षारक। अब देखिए एसिड प्लस बेस बराबर साल्ट और वाटर बनता है। देखिए एसिड H+X, X यहाँ कोई भी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन हो सकता है, और MOH यानी कि M यहाँ मेटल है, मेटल में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कुछ भी हो सकता है। MX + H2O, तो यहाँ देखिए H हेलोजन हमने Cl लिया, M मेटल सोडियम लिया, यहाँ M क्या है सोडियम और Cl, ये क्या बन गया साल्ट, और H2O के रूप में निकल गया। तो ये हेलोजन क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। और मेटल कौन कौन से हो सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो इस प्रकार ये रिएक्शन बन के आती है अपनी। अगला देखिए डाइल्यूशन क्या है, तो यानी कि वाटर को मिक्स करना किसके साथ, कंसंट्रेट एसिड्स और बेस के साथ वाटर को मिक्स करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, डाइल्यूशन कहलाती है। अब देखिए मिक्सिंग एन एसिड्स और ए बेस विद वाटर, यानी कि एसिड्स और बेस को विद वाटर के साथ मिक्स करने की प्रोसेस रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस H3O, यानी कि ये H+ आयन H3O+ के रूप में हो जाते हैं वाटर के साथ, जैसा कि यहाँ मैंने अच्छे से आपको बता रखा है। ठीक है, तो ये H3O+ और OH- आयन पर यूनिट वॉल्यूम में, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में H3O+ और OH- आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है जब वाटर मिक्स करते हैं हम, यानी कि वाटर के साथ क्या मिक्स करते हैं अपन, एसिड या बेस को मिक्स करते हैं। तो सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन। द एसिड और द बेस इज कॉल्ड या इज सेड टू बी डाइल्यूटेड, यानी कि इस प्रकार का एसिड जिसमें वाटर मिक्स कर दिया है वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूटेड कहलाएगा। तो देखिए मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ या OH- हाइड्रोक्साइड पर यूनिट वॉल्यूम। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, और सच डाइल्यूशन, इसको डाइल्यूशन कहते हैं। द एसिड और द बेस इज सेड टू बी, और इस प्रकार का एसिड जो बेस जो डाइल्यूटेड हो चुका है वो कहलाता है डाइल्यूटेड एसिड या डाइल्यूटेड बेस।
देखिए डोंट मिक्स वाटर इन कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड के साथ हमें पानी नहीं मिलाना चाहिए, बिकॉज ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है यहाँ पे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए धीरे धीरे। सो वी मिक्सड एसिड, हम क्या करते हैं एसिड और बेस को मिक्स करते हैं विद वाटर इनटू वाटर में, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें पानी को कंसंट्रेट में नहीं मिलाना चाहिए, जबकि कंसंट्रेट एसिड और बेस को धीरे धीरे करके वाटर के साथ डिजोल्व करते रहना चाहिए, तब ताकि अच्छे से अपना डाइल्यूट सॉल्यूशन प्राप्त हो जाए। अब देखिए हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, यानी कि स्ट्रॉन्ग और बेसिक सॉल्यूशन और ये अपना स्ट्रॉन्ग कैसे होता है। तो पीएच स्केल की अपन बात करते हैं सबसे पहले। ए स्केल फॉर मेजरिंग H+ आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल, यानी कि ये क्या करती है H+ आयन की कंसंट्रेशन को नोट करती है, इसको हम पीएच स्केल कहते हैं। और ये सोरेनसन ने दी थी, ध्यान रखना पीएच स्केल। पी का मतलब यहाँ पावर या पोटेंशियल यानी कि, और एच यहाँ पे हाइड्रोजन यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन की बात हो रही है यहाँ पे, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए व्हाट इज पीएच, पीएच क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो H+ आयनों का नेगेटिव लॉगरिथम जो मान है वो क्या कहलाता है पीएच। तो देखिए नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयंस इज कॉल्ड पीएच, और पीएच बराबर होता है माइनस लॉगरिथम और H+ आयंस। देखिए पीएच अगर 7 से कम है तो वो जो सॉल्यूशन होगा एसिडिक होगा, और अगर पीएच 7 से अधिक है तो वो बेसिक नेचर का होगा, और पीएच अगर 7 है, जैसे वाटर का जो पीएच है वो 7 होता है, तो वाटर क्या है उदासीन है यानी न्यूट्रल है, और पीएच क्षारीय के अंदर आपका आ जाएगा NaOH, और एसिडिक में आ जाएगा HCl। सबसे ज़्यादा हाईली एसिडिक है HCl, और सबसे ज़्यादा हाईली बेसिक नेचर का है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सबसे अगर वाटर की बात करें तो H2O का पीएच है 7 यानी कि न्यूट्रल। अगर आपसे पूछा जाए हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है, तो ब्लड का जो पीएच मान होता है 7.4, यानी कि ये कैसा होता है हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय, क्योंकि हाँ इसका पीएच मान 7 से अधिक है, 7 से 14 के बीच में आ रहा है, इसलिए हल्का क्षारीय है। अब देखिए नेक्स्ट, ये अपनी पीएच स्केल मेजरिंग स्केल, यहाँ देखिए 7 पे जाके H+ और OH बराबर हो रहे हैं। देखिए 7 से जैसे जैसे कम जाएंगे तो H+ आयन बढ़ेंगे, तो इधर एसिडिक बिहेवियर ज़्यादा है, इधर कौन सा बिहेवियर है एसिडिक, और इधर जाएंगे अपन तो कौन सा नेचर आता है बेसिक नेचर का। ठीक है, ये हमारा पीएच चेंज विद कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन और OH- आयन, इधर जाने पर OH- की कंसंट्रेशन बढ़ती है, इधर आने पर H+ की कंसंट्रेशन बढ़ती है। देखिए अब ये 4 पॉइंट आप ध्यान से देखिए। एसिड दैट गिव राइज टू मोर H+ आयन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि जो H+ आयन ज्यादा देते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इत्यादि। अगला देखिए दूसरा, एसिड दैट गिव राइज टू लेस H+ आयन, ऐसे एसिड जो H+ आयन की मात्रा कम देते हैं दे आर कॉल्ड वीक एसिड, जैसे एसिडिक एसिड, आपका ऑक्जेलिक एसिड, फार्मिक एसिड, ये वीक एसिड के एग्जांपल हैं। एसिड विच आर रिसीव्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, ऐसे एसिड जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं, जैसे प्लांट से अपने बहुत सारे एसिड्स प्राप्त कर सकते हैं अपन, वैसे एनिमल से भी हमें एसिड्स प्राप्त होते हैं। प्लांट में जैसे कि इमली से टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड अपने नींबू से प्राप्त होता है, तो लैक्टिक एसिड जैसे दूध दही से प्राप्त होता है अपने को। आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड, जैसे लैक्टिक एसिड, फार्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड है। एसिड विच आर रिसीव्ड फ्रॉम नेचर, जो नेचर से प्राप्त होते हैं, और जो जिनमें ऑर्गेनिक पदार्थ नहीं होता है यानी कि कार्बन्स नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, जैसे HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, ये सब किस में आते हैं इनऑर्गेनिक एसिड के अंदर आते हैं। अब देखिए फैमिली ऑफ साल्ट, यानी किसी साल्ट के अंदर कोई चीज़ कॉमन है, बार बार आ रही है, तो वो क्या है उसकी फैमिली है। जैसे देखिए सोडियम के अंदर, यहाँ देखिए सोडियम क्लोराइड में, यहाँ सोडियम सल्फेट में भी आ रहा है और सोडियम कार्बोनेट में भी आ रहा है, या अपन और भी कोई ले सकते हैं सोडियम फास्फेट, या अन्य को भी अपन ले सकते हैं सोडियम ब्रोमाइड, जैसे हमने यहाँ ले लिया NaBr। तो देखिए इन सब में क्या हो रहा है, इन सब में सोडियम कॉमन आ रहा, तो ये सोडियम की फैमिली, ये साल्ट सब क्या है सोडियम की फैमिली। इसी तरह से क्लोराइड की फैमिली की बात करें, ClCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इन सब में क्लोराइड कॉमन है, तो ये सब क्लोराइड की फैमिली है। इस तरह से सल्फेट की बात करते हैं, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और आयरन सल्फेट, ये सब क्या है,
ये सब सल्फेट की फैमिली है। इस तरह से कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, इन सब में कार्बोनेट कॉमन आ रहा है, तो ये कार्बोनेट फैमिली हो गई। इस तरह से लेड की बात करें तो लेड का क्लोराइड, लेड सल्फेट, लेड नाइट्रेट, लेड कार्बोनेट, तो ये सब क्या है, ये सब लेड की यानी कि पीबी की फैमिली होगी। इस तरह से फैमिली ऑफ साल्ट होते हैं। जो भी मेटल्स या जो नॉन मेटल्स हैं, जो भी इसके अंदर जो कॉमन्स होते हैं वो उसके फैमिली हो जाती है, उसकी फैमिली ऑफ साल्ट होते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू नाउ दैट नेचर ऑफ साल्ट, यानी कि हम कैसे बता सकते हैं कोई कि उसका नेचर कैसा है साल्ट का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए एसिड प्लस बेस बराबर साल्ट बनाते हैं, उसकी पीएच देखिए स्ट्रॉन्ग लेंगे अपन दोनों, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड लिया अपने HCl और हमने बेस भी ले लिया स्ट्रॉन्ग NaOH, तो इससे जो साल्ट बनेगा वो बनेगा NaCl प्लस बनेगा H2O, यानी कि इस NaCl का pH कितना होगा 7 होगा। यानी कि अगर दोनों ही एसिड और बेस दोनों ही अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो वो जो साल्ट बनेगा वो किस नेचर का बनेगा, वो न्यूट्रल नेचर का बनेगा। यानी कि NaCl किस नेचर का है, न्यूट्रल है। NaCl का pH कितना होता है 7 होता है, क्योंकि दोनों ही हाई अमाउंट में H प्लस और OH माइनस आयन दे रहे हैं। अब बात करते हैं अपन स्ट्रॉन्ग, हम एसिड ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग जैसे HCl ले लिया अपन ने, और बेस ले रहे हैं अपन वीक, जैसे हमने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस का एग्जाम्पल है। देखिए ये देगा अमोनियम क्लोराइड, क्या देगा ये अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड जो है, ये अमोनियम क्लोराइड की नेचर कैसी है, तो अमोनियम क्लोराइड एसिडिक नेचर का होगा। क्यों होगा एसिडिक नेचर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना हुआ है। तो कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन स्ट्रॉन्ग है, एसिड, तो ये कौन सा बिहेवियर करेगा, एसिडिक बिहेवियर। तो इसका जो पीएच होगा लेस देन 7, इसका पीएच कितना होगा 7 से कम होगा, यानी कि जिसका पीएच 7 से कम है वो एसिडिक है। अब देखिए नेक्स्ट वीक एसिड का ले लिया, मान लीजिए एसिटिक एसिड, और वीक बेस ले लिया हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ बनेगा अपना अमोनियम एसीटेट। क्या बनेगा, अमोनियम एसीटेट, यानी कि CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट बना। तो अमोनियम एसीटेट किस नेचर का होगा, ये होगा न्यूट्रल। तो एसिड हमने ले लिया वीक और ये ले लिया अपने स्ट्रॉन्ग। इससे जो साल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, तो कौन स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है। तो बेस स्ट्रॉन्ग है तो इसका पीएच मान ज़्यादा होगा 7 से इस साल्ट का। तो देखिए वीक हमने एसिड लिया, एसिड ले लिया अपने एसिडिक एसिड जो कि वीक है, और साल्ट ले लिया हमने जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा सोडियम एसीटेट। क्या बनेगा इससे, CH3COONH सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट जो साल्ट है उसका पीएच 7 से अधिक होगा, और ये किस नेचर का होगा, ये होगा बेसिक नेचर का। किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का। तो इससे हमें क्या समझ में आया, देखिए एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है तो जो साल्ट बनेगा वो न्यूट्रल टाइप का बनेगा, और अगर एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, दोनों अगर वीक हैं तो अब भी साल्ट जो बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। लेकिन अगर एसिड है अगर वो वीक है और बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो जो साल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का होगा। तो दोस्तों आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इस तरह से हमने हमारे जो ये इस चैप्टर 2 के अंदर जो एसिड बेस के अंदर जो काफ़ी हमने कंटेंट्स इसके अंदर समझे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स, आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 के अंदर हमारा जो आखिरी टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, आवर एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहला टॉपिक है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव बाय द पीएच चेंज, यानी कि प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 से 7.8, यानी कि हमारी जो बॉडी 7 से 7.8 पीएच पर काम करती है। लिविंग ऑर्गेनाइज्म कैन सर्वाइव ओनली दिस रेंज ऑफ पीएच, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म इसी रेंज के पीएच पर उनकी जो बॉडी सर्वाइव करती है। पीएच और आवर ब्लड इज 7.4, हमारे ब्लड का पीएच 7.4 होता है, यानी कि हमारा ब्लड हल्का क्षारीय होता है। अब देखिए व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6,
जब वर्षा का जो पानी है उसका जल 5.6 से लो हो जाता है, इट कोल्ड एसिड रेन, इसको क्या कहते हैं अपन, अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर, जब ये एसिड वाली जो रेन है इसका वाटर फ्लो होके रिवर में जाएगा, इट बिकम्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर लो, इसकी वजह से क्या होगा, जो रिवर का वाटर उसका जो पीएच है वो लो हो जाएगा। दिस सर्वाइव ऑफ द एक्वेटिक लाइफ इन रिवर बिकम्स डिफिकल्ट, इसलिए इससे क्या होगा, जो एक्वेटिक लाइफ है, जो जली जीव है, उनकी लाइफ क्या हो जाएगी, कठिन हो जाएगी, उनको जीना सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा है पीएच ऑफ सोइल, यानी कि मृदा का पीएच। देखिए प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक रेंज फॉर हेल्दी ग्रोथ, प्लांट्स को भी एक स्पेसिफिक रेंज पे ही अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं वो। इन मोर एसिडिक एंड मोर बेसिक पीएच प्लांट्स कैन नॉट ग्रोथ प्रॉपरली, यानी कि ज़्यादा एसिडिक और ज़्यादा बेसिक जो कंडीशंस में भी प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, व्हेन सोइल इज एसिडिक देन पीएच ऑफ द सोइल इज लेस देन 7, एसिडिक सोइल्स का जो पीएच कितना होता है, 7 से बिलो होता है। वी ट्रीट बेसिक साल्ट, हम क्या करेंगे, एसिडिक होगी तो बेसिक साल्ट का ट्रीटमेंट करेंगे टू द सोइल। सच क्या लेंगे अपन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बेसिक सबस्टेंस का यूज करेंगे। इफ पीएच ऑफ सोइल इज ग्रेटर देन 7, अगर मिट्टी का पीएच 7 से अधिक है तो फिर क्या होगा, व्हेन आवर सोइल इज बेसिक नेचर, यानी कि हमारी सोइल कैसी होगी, बेसिक इन नेचर होगी। देन वी ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिक सबस्टेंस, हम एसिडिक सबस्टेंस का इसमें ट्रीटमेंट करेंगे फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोइल पीएच, सोइल के पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए। कहने का मतलब ये है, अगर मृदा एसिडिक होगी तो हम बेसिक सॉल्यूशन का यूज करेंगे या बेसिक सबस्टेंस का यूज करेंगे, और मृदा अगर मिट्टी अगर बेसिक नेचर की होगी हम एसिडिक का सॉल्यूशन करेंगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि उसकी फर्टिलिटी बनी रहे। देखिए सोइल अगर पीएच 0 से 7 है तो एसिडिक है तो बेसिक का ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर 7 से 14 के बीच में यानी कि बेसिक नेचर है तो हम एसिड का ट्रीटमेंट करेंगे, ताकि मिट्टी हमारी क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। देखिए पीएच इन आवर डाइजेशन, हमारा जो पाचन तंत्र में भी पीएच का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आवर स्टोमच प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा जो स्टोमच है उसकी जो अंदर ऑक्जेंटिक कोशिका यानी कि आंतरिक कोशिका HCl अम्ल का स्त्रवण करती है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ये क्या करती है, HCl हेल्प करती है डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन को पचाने में। विदाउट हार्मिंग द स्टोमच, हमारे जो स्टोमच को बिना नुकसान पहुंचाए हेल्प करती है डाइजेशन में। ड्यूरिंग द डाइजेशन द स्टोमच प्रोड्यूस मच एसिड, डाइजेशन के दौरान स्टोमच अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक प्रोड्यूस कर देता है। एंड दिस कोजेस पेन, इसकी वजह से पेन एंड इरिटेशन, पेन यानी कि दर्द और जलन होती है। टू गेट रिलीफ, यानी कि हमें तुरंत आराम के लिए हम क्या करते हैं, ऑफ दिस पेन पीपुल यूज बेसेस सच कॉल्ड एंटासिड, यानी कि इस एसिडिटी से तुरंत राहत के लिए हम क्या करते हैं, किसका यूज करेंगे अपन, एंटासिड यानी कि बेसिक सॉल्यूशन का या बेसिक सब्सटेंस का। दे न्यूट्रलाइज इफेक्ट ऑफ एसिड, ये जो बेसिक क्या करेंगे, ये न्यूट्रलाइज कर देंगे किसके इफेक्ट को, एसिड के इफेक्ट को। क्या लेंगे अपन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला है Mg/OH2, जिसका केमिकल नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा अपन क्या ले सकते हैं, बेसिक नेचर का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। देखिए नेक्स्ट चौथा है अपना टूथ डीके, दंत क्षरण। देखिए हम जो खाना खाते हैं तो हमारे जो खाने के दौरान जो शुगर्स के जो पार्टिकल्स, भोजन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो शुगर सेक्रेट करते हैं, तो वो भी एसिड सेक्रेट करेंगे। शुगर की वजह से जो उसका किण्वन होगा, फर्मेंटेशन होगा तो एसिड बनेगा, और एसिड भी हमारे दांत को खराब करता है, उसका डिकेट कर देता है हमारे दांत। टूथ डिके क्या है, यानी कि हमारा जो चौथा पॉइंट है दंत क्षरण, यानी कि हमारे दांत का क्षरण। तो देखिए व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5, यानी कि हमारे माउथ का पीएच अगर 5.5 से कम हो जाए, टीथ स्टेट्स डिके, और जो टीथ होते हैं यानी कि जो वो डिके होने लग जाते हैं, क्षय होने लग जाता है। इनेमल विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे अगर मजबूत पार्ट पूछा जाए तो वो इनेमल है, यानी कि टीथ के ऊपर का कवर्ड है। मेड अप, ये किसका बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट का बना होता है। ये क्या है, कैल्शियम एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्रिस्टलाइन रूप है किसका, कैल्शियम फास्फेट का, यानी कैल्शियम फास्फेट का एक क्रिस्टलीकृत रूप है कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, यानी कि हमारा इनेमल जिसका बना होता है वो। अब देखिए इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, यानी हमारा इनेमल जो वाटर के साथ डिजोल्व नहीं होता है, बट इट कोरोड, लेकिन ये क्षय होने लग जाता है। व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5, जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए तब ये कोरोड होने लग जाता है, गलने लग जाता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, हमारे माउथ में क्या रहते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। प्रोड्यूस एसिड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर,
यानी कि जो शुगर्स होती है उसका जब डिग्रेडेशन होता है तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एंड फूड पार्टिकल्स रिमेन्स इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, भोजन खाने के पश्चात हमारा जो माउथ में क्या रहते हैं, फूड के पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, खाना खाने के पश्चात हमें हमारे माउथ को अच्छा से साफ कर लेना चाहिए। यूजिंग टूथपेस्ट, और क्या करना चाहिए, यूजिंग टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए, विच आर जनरली बेसिक इन नेचर, यानी कि हमारा जो टूथपेस्ट जो होता है बेसिक नेचर का होता है। देखिए दिस न्यूट्रलाइज्ड द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके, यह क्या करेगा, एक्सेस जो एसिड है उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। कौन, हमारा जो पेस्ट है जिससे हम मंजन करते हैं वो, जिससे क्या होगा, हमारे टूथ डिके को प्रिवेंशन किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर, यानी कि केमिकल वेलफेयर की सहायता से अपन प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनसे अपन सुरक्षा कर सकते हैं, खुद की डिफेंस कर सकते हैं। देखिए बी स्टिंग जो होता है उसकी लीव्स होती है एंड एसिड, उसकी लीव्स में एक एसिड होता है विच कॉजेज पेन, जिसकी वजह से पेन एंड इरिटेशन यानी कि दर्द और जलन होती है। व्हेन वी यूज ऑफ द माइल्ड बेस, जब हम बेस का यूज करेंगे, माइल्ड बेस का, लाइक बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑन द स्टंग एरिया, जहाँ स्टंग एरिया में जो हमारा नेटल का डंक वगैरह या जो स्टिंग हुआ है उस एरिया में हम क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का करेंगे यूज। स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ, हमें क्या होगा, रिलीफ मिलेगी, क्योंकि जो स्टंग होता है उसमें क्या होता है, एसिड सेक्रेट होता है हमारी बॉडी के अंदर, और हम बेकिंग सोडा यानी कि बेस का यूज करेंगे तो वो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, रिलीफ, जिससे हमें क्या मिलेगी, रिलीफ प्राप्त होगी, गिव रिलीफ्स। स्टिंग हेयर ऑफ द नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड, स्टिंग जो हेयर होती है उनकी लीव्स के अंदर क्या होता है, मेथेनोइक एसिड, जिसको हम फार्मिक एसिड भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला HCOOH है। तो ये मेथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। तो कॉजिंग बर्निंग पेन, जिसकी वजह से क्या होता है, बर्न पेन होता है। और वी यूज रबिंग द एरिया ऑफ द डोग प्लांट, यानी कि जो क्या करेंगे अपन, डोग प्लांट का जो है उसकी जो पत्तियों को, यानी कि उसको रबिंग कर देंगे किसके ऊपर, जहां हमें स्टिंग हुआ है, ठीक है, स्टिंग हुआ है। डोग प्लांट इज बेसिक इन नेचर, इसलिए हम कह सकते हैं कि डोग प्लांट हमें रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है स्टिंग से। तो ये इसकी नेचर कैसी है, बेसिक नेचर का है ये, तभी तो हमें रिलीफ प्राप्त हो रही है। अब देखिए एक और, हनी बी जो होती है, हनी वगैरह, उससे भी उसके जो डंक में या चींटी का जो डंक होता है, आंट स्टिंग, उन सब में फार्मिक एसिड होता है। और ये फार्मिक एसिड क्या करता है, ये इरिटेशन करता है और पेन पैदा करता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, बेसिक सॉल्यूशंस यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं स्टिंग एरिया में, या जहाँ पे भी ये इसने अपने को बाइट किया उस एरिया में, जिससे हमें रिलीफ मिलेगी। और क्योंकि जो एसिड सेक्रेट किया उसने, हमने क्या मिलाया, बेस, जिससे क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा उसको और हमें रिलीफ प्रोवाइड होगी। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारे जो पीएच है, हमारे जो दैनिक जीवन में इसके क्या इंपॉर्टेंस है, इससे संबंधित आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे क्लास तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बच्चों तक पहुंचाइए ताकि उनको ज्ञान मिले। थैंक्स, धन्यवाद, आपने वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 के अंदर चैप्टर 2 एसिड बेस, और उसके अंदर हम हमारे जो विभिन्न कंटेंट्स है उन कंटेंट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपना कॉमन साल्ट, तो कॉमन साल्ट का जो फॉर्मूला है NaCl और उसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। तो देखिए, ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स वी ऑब्टेन मेनी यूजफुल सब्सटेंस बाय कॉमन साल्ट, यानी कॉमन साल्ट की सहायता से विभिन्न प्रकार के सब्सटेंस प्राप्त कर सकते हैं। सच एज NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को प्राप्त कर सकते हैं, और सोडियम कार्बोनेट को प्राप्त कर सकते हैं एज ए रॉ मटेरियल NaCl के द्वारा। अब देखिए, सबसे पहले अपन NaOH कैसे प्राप्त करते हैं, जिसको सामान्यतः कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो देखिए, हाउ टू ऑब्टेन NaOH फ्रॉम NaCl साल्ट, यानी कि सोडियम क्लोराइड के साल्ट से हम, तो देखिए NaCl में वाटर की रिएक्शन कराएंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो NaOH प्राप्त होगा और क्लोरीन प्राप्त होगा। क्लोरीन हमें एनोड पर प्राप्त होगा, जबकि कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस प्रकार हाइड्रोजन गैस हमें कैथोड पर प्राप्त होती है, और ये अभिक्रिया कहलाती है क्लोर एल्कली अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि इसमें क्लोरीन और एल्कली यानी कि NaOH इस प्रकार का बेस है जो कि आसानी से वाटर के साथ डिसोल्व हो जाता है। तो वो बेस
जो वाटर में डिजोल्व होते हैं वो कहलाते हैं एल्कली, यानी कि NaOH प्राप्त हो, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली रिएक्शन, क्लोर एल्कली अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, NaCl के साथ हमने वाटर मिलाया और इलेक्ट्रोलाइसिस किया, ये एनोड जो कि हमारा जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और नेगेटिव वाला कैथोड है। अब देखिए NaCl किस में टूटेगा, NaCl टूटेगा Na+ और Cl- में, जबकि वाटर टूटेगा H+ और OH- में। देखिए Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव की कैथोड की ओर चलेंगे, जबकि जो H+ है उनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कैथोड की, जबकि OH- और क्लोरीन यानी Cl- ये दोनों किधर जाएंगे, एनोड की ओर, क्योंकि एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव, ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार देखिए ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जो आपका जो एनोड है उस पे जो Cl- आयन है वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके Cl2 बना लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, और इन 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, जो 2 H+ हैं वो क्या करेंगे, वो एक्सेप्ट करके क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यानी कि यहाँ हमारा क्या हो रहा है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है और एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी कि क्लोरीन प्राप्त हो रहा है एनोड पर, जबकि हाइड्रोजन प्राप्त हो रही है हमें कैथोड पर। अब देखिए व्हेन एन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इट डिकम्पोज, इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है 2 फॉर्म और क्या बन जाता है, NaOH बन जाता है। देखिए इसमें इट डिकम्पोज एंड 2 फॉर्म NaOH। अब देखिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसको क्या कहते हैं अपन, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन और एल्कली यानी कि एल्कली के रूप में NaOH बनता है, इसलिए इसको क्लोर एल्कली रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्लोरीन इज यूज्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल में जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या करती है, जीवाणु को नष्ट करती है, यानी कि हाइपोक्लोरस बना के जीवाणु को खत्म कर देती है, यानी कि उसका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, स्विमिंग पूल में जीवाणु को मारने के लिए, जर्म्स को फ्री करने के लिए, जर्म्स फ्री पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी कि PVC बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, डिसइंफेक्टेड पेस्टिसाइड्स इत्यादि बनाने में हम क्लोरीन का करते हैं यूज़। अब देखिए हाइड्रोजन यूज्ड फॉर फ्यूल मर्गेराइंस में, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक के रूप में अपन अमोनिया बनाने में भी हाइड्रोजन का उपयोग, जैसे नाइट्रोजन की क्रिया अपन हाइड्रोजन से करते थे, क्या बन जाता है, अमोनिया। तो देखिए यहाँ नाइट्रोजन के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन का उपयोग हम अमोनिया के निर्माण में, और अमोनिया से क्या बनाते हैं अपन, यूरिया बनाते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजर के रूप में इसका यूज। अगला है अपना ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण, इसका फॉर्मूला है CaOCl2। तो देखिए जो ड्राई सिलेक्ट लाइम है उसके ऊपर अपन क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे तो बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या बन जाता है यहाँ पे, ब्लीचिंग पाउडर, और वाटर अलग हो जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सिलेक्ट लाइम, यानी कि ड्राई सिलेक्ट लाइम पर एक्शन ऑफ द क्लोरीन की रिएक्शन कराने से ब्लीचिंग पाउडर बनता है। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, देखिए इसके क्या क्या यूज है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, यानी कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर कॉटन और लाइनेंस के उनको ब्लीचिंग करने में, और वुड पल्प यानी कि जो लुगदी होती है इसकी जो लकड़ी की, वो पेपर इंडस्ट्रीज में काम में आती है, यानी कि जो कागज़ उद्योग है उसमें काम में आती है, वहाँ इसका यूज़ करते हैं। और वॉश्ड क्लोथ इन लॉन्ड्री, यानी कि जो कपड़े को सूखी धुलाई के लिए उसमें ब्लीचिंग करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, जीवाणु से मुक्त करने के लिए। अब अगला देखिए दूसरा यूज है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं। देखिए तीसरा यूज है अपना टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज अपन फ्री फ्रॉम जर्म्स यानी जीवाणु मुक्त, जर्म्स मुक्त करने के लिए भी करते हैं। तीसरा है अपना बेकिंग सोडा, यानी कि खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इसका फॉर्मूला है। तो देखिए बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा कैसे तैयार किया जाता है, तो देखिए कॉमन साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, ये चारों रॉ मटेरियल के रूप में काम में लेते हैं अपन। इससे प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और अमोनियम क्लोराइड भी प्राप्त होता है इससे। तो देखिए द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास, यानी टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा तैयार करने के लिए अपन किचन में किसका इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडे का।
नेक्स्ट देखिए, सम टाइम इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, कभी कभी अपन फास्टर कुकिंग के लिए यानी तेज गति से भोजन पकाने के लिए अपन इसका इस्तेमाल भी करते हैं। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि इसका केमिकल नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और फॉर्मूला है NaHCO3। इट इज प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड, यानी कि इसमें सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल, यानी कि एक रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे पदार्थ के रूप में अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, NaCl का, इसको तैयार करने में। यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, NaHCO3 के क्या यूजेज हैं, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने में, यानी कि जो विरंजक चूर्ण तैयार करने में, बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसका यूज करता है। विच इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग पाउडर किसका मिक्सचर है, बेकिंग सोडे का। एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज, माइल्ड एडिबल एसिड होता है सच एज टार्ट्रिक एसिड की तरह, यानी कि टार्ट्रिक एसिड की तरह इसका भी एडिबल के रूप में या खाने योग्य पदार्थ के रूप में अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज आल्सो इंग्रेडिएंट in antacids being alkaline, it neutralize excess acid in the stomach and provide relief। इसका इस्तेमाल हम एंटा एसिडिटी के रूप में भी करते हैं। ये क्या करता है, स्टोमच के अंदर जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प करता है और हमें रिलीफ प्रोवाइड करता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। और फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि अग्निशमन में आग बुझाने का जो यंत्र होता है उसमें भी, फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। नेक्स्ट देखिए, चौथे नंबर पे आता है अपना वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है वॉशिंग सोडा। इसमें 10 वाटर के जो क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करने से वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। देखिए Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2 बराबर Na2CO3.10H2, यानी कि रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है और वॉशिंग सोडा तैयार हो रहा है। देखिए यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा, इसका क्या क्या यूज हैं। इट इज यूज्ड इन ग्लास में, सोप यानी कि साबुन बनाने में, पेपर इंडस्ट्रीज यानी कि जो कागज उद्योग है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स बनाने में, बोरेक्स का फॉर्मूला Na2V4O7 है, जिसको सुहागा मन का भी कहते हैं बोरेक्स। तीसरा यूज है यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट के रूप में फॉर डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक घरेलू पर्पस से भी अपन इसको क्लीनिंग एजेंट के रूप में, यानी कि कपड़े धोने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। चौथा है यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के अंदर जो स्थायी कठोरता होती है उसको रिमूव करने के, उसको दूर करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हार्ड वाटर में अपन अगर मान लिया साबुन से कपड़ा धोएंगे तो वो प्रॉपर झाग नहीं देगा, लेकिन अगर वॉशिंग सोडे का यूज करते हैं तो वो झाग देगा अच्छे से, क्योंकि उसकी परमानेंट हार्डनेस को ये दूर कर देता है, किसकी, वाटर की। पांचवा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्टली अपन POP कहते हैं, जो कि पेरिस का पत्थर होता है। CaSO4.12H2 इसका फॉर्मूला है। ऑन हीटिंग जिप्सम, यानी कि CaSO4.2H2 ये जिप्सम का फॉर्मूला है। 373 केल्विन टेम्परेचर, यानी कि जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। इट लॉस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को लॉस कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि POP बन जाता है। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे पेरिस का पत्थर या प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, शॉर्टली इसको POP। इसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O, हाफ H2O इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, क्रिस्टलाइजेशन। देखिए CaSO4 यानी कि कैल्शियम जो सल्फेट है, यानी कि जिप्सम को .2H2O, इसको 373 केल्विन पर गर्म कर रहे हैं, जिससे प्राप्त हो रहा है CaSO4.12H2, जो कि क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका। और जो 1/2 जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं 1.5 वो रिमूव हो जाते हैं। देखिए यूजेस ऑफ POP प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या क्या यूज हैं। यूज्ड एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन, जो टूटी हुई बोन से उनको सपोर्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। यूज्ड फॉर मेकिंग टॉय, खिलौने बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ ऑफ वाल, जो वाल जो होती हैं, दीवारें होती हैं, उनको स्मूथनेस यानी कि उनको चिकनाई प्रदान करने के लिए उनको इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, POP का, पुट्टी करने के लिए। जैसे अगला देखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकृत जल क्या है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज देयर फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट।
कोई सा भी जो साल्ट होता है उस साल्ट की जो फॉर्मूला यूनिट जो है उस फॉर्मूला यूनिट में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। देखिए जैसे CaSO4.2H2O जिप्सम जो होता है उसके अंदर वाटर के क्रिस्टलाइजेशन की कितनी संख्या है, 2 है, नंबर 2 है। सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3.10H2O जिसे वाशिंग सोडा भी कहते हैं, इसमें क्रिस्टलाइजेशन वाटर कितना है, 10 है। इसके अलावा CuSO4.5H2O है यानी कि नीला होता है जिसको ब्लू विट्रोल कहते हैं, वाटर जो ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें 5 हैं। इस तरह से अभी जस्ट ही हमने पढ़ा POP प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O, उसमें वाटर जो क्रिस्टलाइजेशन वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें हाफ है। तो ये क्रिस्टलाइजेशन वाटर क्या है, कोई भी साल्ट की जो फॉर्मूला के अंदर एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। क्लास कैसी लगी? क्लास अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।